हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको मॉर्निंग के 8 बजे की क्लास में आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है बिहार स्टेट, बीपीएससी और झारखंड सहायक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र और झारखंड सीडीपीओ के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। तो आज का जो हमारा क्लास है इसके अंतर्गत हम लोग पाश्चात्य जो समाजशास्त्री हैं उनको देख रहे हैं। और आज हम लोग देखेंगे इमानुएल दुर्खिम और मैक्स वेबर से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये सारे थिंकर्स इतने इम्पॉर्टेंट है सोशियोलॉजी में कि आपको कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। और ये जो क्लासेस है ये आपका बिहार स्टेट के लिए रिवीजन क्लास है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों ने कल कमेंट किया था कि नोट्स को कैसे परचेज करना है। तो देखिए जो डिस्क्रिप्शन में प्रोसेस दिया हुआ है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है आप उस पर कॉन्टेक्ट करके आप नोट्स को परचेस कर सकते हैं। और वो सारे नोट्स आपको हैंड रिटन वे में मिलेंगे और पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि विदाउट बुकिश लैंग्वेज को यूज़ करके नोट्स को जितना ईजी से ईजी एक्सप्लेन करके आप लोगों तक लाया जाए। तो देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इमानुएल दुर्खिम से संदर्भ में है। हम पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में अगस्त कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में किसको जाना जाता है। अच्छा, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैंने कल आपको पूछा था कि दास कैपिटल, ठीक है, कार्ल मार्क्स जी की जो दास कैपिटल है इसकी रचना कब की गई थी। तो जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया है उनका नाम है प्रिया कुमारी और उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और दास कैपिटल का जो रचना काल है वो है 1867। और आज भी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग क्लास के साथ बने रहिए और जिनका भी आंसर सबसे पहले आएगा मैं उनका नेम फिर नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। तो पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में अगस्त कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में किसको माना जाता है। तो अगस्त कॉम्ट का जो उत्तराधिकारी पूछा जाएगा ये किनको माना जाता है, इमानुएल दुर्खिम जी को माना जाता है। ठीक है, अगस्त कॉम्ट जो है वो समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। उन्होंने अपने कौन से सिद्धांत दिए थे, तो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, उन्होंने इसके संदर्भ में बात की थी। लेकिन दुर्खिम जी जो क्या किए थे, इस सिद्धांत को और आगे बढ़ाए, इनको जो प्रसार करने का और आगे डेवलप करने का जो श्रेय है वो इमानुएल दुर्खिम जी को जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगस्त कॉम्ट के असली जो उत्तराधिकारी कौन है, तो इमानुएल दुर्खिम जी हैं। और इमानुएल दुर्खिम कहाँ के थे, तो वो फ्रांस के ही थे। उनका जन्म हुआ था 1858 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1917 में। क्योंकि जन्म और मृत्यु से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखे जाते हैं। मृत्यु से अगर नहीं भी पूछ रहे तो जन्म से रिलेटेड और किस देश में जन्म हुआ है वो तो पूछता ही है। और इन्होंने समाजशास्त्र को क्या किया था कि एक धरातल के रूप में, वैज्ञानिक धरातल के रूप में लाने का बहुत ज़्यादा एक विशेष भूमिका उन्होंने अदा की थी कि हाँ, समाजशास्त्र का भी इस समाज में, इस सोसाइटी में एक सब्जेक्ट के रूप में वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र के सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट के बारे में किन्हें अध्ययन किया है, तो इमानुएल दुर्खिम जी हो जाएंगे। सोशल फैक्ट जहाँ भी आएगा आप जानिएगा कि ये किससे संदर्भ है, तो समाज शास्त्र के इमानुएल दुर्खिम जी से संबंध है। प्रत्येक जो सामाजिक तथ्य का सामाजिक संरचना के लिए निश्चित प्रकार्य होता है। प्रकार्यों के आधार पर ही सामाजिक तथ्य एक दूसरे से मिलकर एक विशेष सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। प्राचीन सामाजिक संरचना में सामाजिक तथ्यों के बीच एक संबंध मशीन की पुर्जों की भांति होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उन्होंने जो समाज को है ना 2 वर्गों में बांटा है इमानुएल दुर्खिम, सहज एकता है और यांत्रिक है, सावयवी एकता और यांत्रिक एकता के रूप में इसको वर्गीकरण किया है। हम लोग आगे के क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस करेंगे। निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की बात की है। सामाजिक तथ्य किनका हो जाएगा, तो इमानुएल दुर्खिम जी हो जाएगा। इन्होंने सामाजिक तथ्य कितने प्रकार के बताए हैं, तो 2 प्रकार के बताए हैं। कौन कौन सा, सामान्य तथा व्याधिकीय। सामान्य सामाजिक तथ्य वे तथ्य होते हैं जो कि सामाजिक जीवन को संगठित करते हैं। और जो व्याधिकीय नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें कुछ खराब होगा। ठीक है, तो ये सामाजिक जीवन को विघटित करने वाले, जो तोड़ने वाले जो तत्व होते हैं वो व्याधिकीय तत्व के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से किसने स्वयं समाजशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण कर
फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की। देखिए क्या बोल रहा है, समाजशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण की है, ठीक है, डॉक्टरेट किया, किन्होंने किया है, तो अगर आपका इमानुएल दुर्कheim जी ने किया है। ने पेरिस तथा फ्रांस के विभिन्न विद्यालयों में दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने प्रसिद्ध प्रायोगिकी मनोचिकित्सक जो विलियम विंट थे उनके द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष वो जर्मनी में भी बिताए। वहाँ पे वे कौन सी यूनिवर्सिटी में थे, तो बॉर्डियक्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप उन्होंने प्राप्त किया। उन्होंने समाजशास्त्र में फ्रांस में एक विश्वविद्यालय में पहली शिक्षा प्रदान की। बाद में फिर पेरिस विश्वविद्यालय द्वारा समाजशास्त्र में उनको डॉक्टर की उपाधि धारण की और वहीं पर वे अपने मृत्यु पर्यंत यानी 1917 तक रहे। तो अगर क्वेश्चन आपको पूछता है कि इमानुएल दुर्कheim जी को जो डॉक्टरेट की उपाधि थी वो किस विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई थी, तो वो आपको प्राप्त हुई थी पेरिस विश्वविद्यालय से। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यांत्रिकी समैक्य, ठीक है, ये किसने प्रतिपादित किया, ये जो सिद्धांत है किन्होंने दिया है, तो इमानुएल दुर्कheim जी ने दिया है। उनकी जो पहली पुस्तक थी डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इसमें उन्होंने दुर्कheim जी ने समाज के आदिम से आधुनिक तक का जो उद्विकास की प्रक्रिया है इसका पूरा डिटेल्स में उन्होंने विश्लेषण किया है, अपने इसमें विधि में उसमें बताया है। और साथ ही साथ समाज का जो वर्गीकरण है वो सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पर बताया है। उस समाज में विद्यमान उन्होंने तर्क दिया है कि जो आदिम समाज का संगठन है वो यांत्रिकी एकता पर आधारित था, वहीं आधुनिक समाज का जो आधार है वो किस पर आधारित था, तो सावयवी एकता पर आधारित था। यांत्रिकी एकता का आधार व्यक्तिगत एकरूपता होती है और यह कम जनसंख्या वाले समाजों में पाई जाती है। यह विशिष्ट रूप से विभिन्न स्वावलंबित समूह होते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट समूह के अंतर्गत एक जैसे क्रियाकलापों तथा प्रकार्यों में लिप्त रहता है। चूँकि व्यक्तियों की जो एकता होती है वो आपसी बंधन, समरूपता तथा व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज क्या है, किसी प्रकार का विषमता से मुक्त एक ऐसा समाज है जो कि क्या करता है कि अगर उस समाज के अंतर्गत कोई गलत काम करता है तो उसको फिर दंड देने का भी प्रावधान किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो जो यांत्रिकी एकता है इसका जो समाज में आधार है वो दमनकारी जो कानून है उसको बनाए रखना है, सामाजिक मान्यताओं से विचलन को रोका जा सके। ऐसा इसलिए था कि व्यक्ति और समाज आपस में जुड़े हुए थे। उनकी आशंका रहती थी कि आचरण की मान्यताओं को भंग होने से क्या हो, समाजी विकार हमें बचा सकते, क्योंकि समाज में ही क्या होता है व्यक्ति का एक सही ढंग से उसका पालन पोषण सब कुछ होता है। तो वह व्यक्ति जो है अगर कोई गलत काम करता है तो कौन रोकता है, तो वो तो समाज ही रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किसने यांत्रिकी एकता सावयवी एकता में भेद किया है, तो किन्होंने किया है, आपका इमानुएल दुर्कheim जी ने किया है। वही रिपीटेड क्वेश्चन है, यांत्रिकी एकता सावयवी एकता इमानुएल दुर्कheim जी। एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया है, एकात्मकता के आधार पर, तो इमानुएल दुर्कheim जी ही हो जाएंगे। किसने कहा है कि समाज ही वास्तविक देवता है, समाज ही वास्तविक देवता है, इमानुएल दुर्कheim किसने कहा है, समाज ही वास्तविक देवता है। किसमें कहा है उन्होंने, तो उनकी जो पुस्तक है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, इसमें उन्होंने इसके संदर्भ में बात की है। और आज का आप लोगों का क्वेश्चन है कि एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ इस पुस्तक का रचना काल क्या है। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ इमानुएल दुर्कheim जी की पुस्तक है, इसका रचना काल क्या है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। और जिनका भी कमेंट पहले आएगा उनके कमेंट को मैं पिन करूँगी और नेक्स्ट क्लास में उनका मैं जरूर नेम भी लूँगी। और साथ ही साथ इससे क्या होता है कि आप लोग भी चीज़ों को खोजने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए आप लोग भी मजबूर होते हैं कि हाँ इसका, ऐसे देखिएगा आपको याद भी हो जाएगा जल्दी, आपके दिमाग से ये चीज़ निकले हुई नहीं कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन वहाँ पे आंसर दिया था। तो जरूर क्वेश्चन को आंसर देने का कोशिश करें। उन्होंने क्या बताया कि समाज ही क्या है, देवता माना है उन्होंने, धर्म को सामूहिक चेतना का प्रतीक माना है। उन्होंने लिखा है कि आदिम मानव इतना बुद्धिमान नहीं था कि वो प्राकृतिक और अलौकिक घटना को उसी रूप में समझ पाता है जिस रूप में इस सिद्धांत का प्रतिपादकों ने समझा है। धर्म कोई इतनी सरल वस्तु भी नहीं थी कि जिसे प्रतिध्वनि, परछाई, स्वप्न, मृत्यु आदि अनुभवों के आधार पर उसको समझा सके। इसलिए धर्म का वास्तविक आधार तो स्वयं क्या था, समाज ही था। इसलिए उन्होंने लिखा है कि स्वर्ग का समाज एक महिमा मंडित समाज है। ये कथन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है
किसने कहा है? इमानुएल दुर्खैम जी ने। समाज ही वास्तविक देवता है और धर्म का समाज एक महिमा मंडित समाज है, ये किसने कहा है? तो इमानुएल दुर्खैम जी ने कहा है। इन्होंने धर्म के समाज की अवहेलना नहीं करते हैं, वो समाज को एक प्रतिमा मानते हैं और वास्तविक देवता तथा स्वयं को समाज ही मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है? उनका कथन देखिए, आप समझिएगा, समाज ही वास्तविक देवता। देवता मतलब भगवान, तो भगवान किसको माना जा रहा है? समाज को माना जा रहा है। ये किनका कथन है? तो इमानुएल दुर्खैम जी का कथन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है। ठीक है, वे बोलते हैं कि धर्म तो वास्तविक है लेकिन उस धर्म के अंदर ईश्वर ही है, ये चीज़ नहीं है। ठीक है, वो धर्म को समाज के रूप में भी देखते हैं। तो ये कथन किनका है? इमानुएल दुर्खैम जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंध माना? जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या देख के आप माल्थस को टिक नहीं लगा दीजिएगा, यहाँ पे श्रम विभाजन आपको देखना पड़ेगा। और श्रम विभाजन की बात किनके द्वारा की गई है? तो इमानुएल दुर्खैम जी के द्वारा की गई है। उस जनसंख्या घनत्व का श्रम विभाजन से कौन संबंध है? तो दुर्खैम जी हैं। दुर्खैम जी का मानना था कि प्राचीन समाज में श्रम विभाजन स्पष्ट नहीं था और सरल समाज था। ठीक है, क्योंकि आदिम समाज था, किसी को कोई चीज़ के बारे में उतनी जानकारी नहीं देते, सब मिलजुल कर काम करते थे, सामाजिक आवश्यकताएं भी उनकी कम थी, इससे समाज का जो अंग है वो, उसके जो कार्य है वो सीमित थी। जैसे जैसे आपका जनसंख्या एवं हमारी आवश्यकताएं बढ़ी वैसे वैसे श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण की जो आवश्यकता है वो बढ़ने लगी। इससे समाज के अंग जो है वो परस्पर एक दूसरे के साथ निर्भर रहने लगे। नेक्स्ट है कि आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण किसने किया है? तो इमानुएल दुर्खैम जी ने किया है। श्रम विभाजन एक प्रकार का आर्थिक सहयोग है, इसकी उत्पत्ति समाज के द्वारा निर्धारित होती है। इमानुएल दुर्खैम जी ने सामाजिक तथ्य इसको कहते हैं। दुर्खैम जी के अनुसार जो आर्थिक संस्था है उसको मानते हुए समाज में श्रम विभाजन के प्रकारों का वे विश्लेषण करते हैं। इसके लिए एकता समाज का नैतिक बल है तथा यह सहयोग और एक तरह का समाजों के प्रकारों को समझने के लिए क्या है? एक बुनियादी आधार के रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी है? तो इमानुएल दुर्खैम जी ने दी है। अब आपको समझना होगा कि जो प्रतिनिधान है, सामूहिक प्रतिनिधान है, वे क्या होते हैं। तो सामूहिक प्रतिनिधान के अंतर्गत हमारे विचार आएंगे, हमारी धारणाएं, हमारे भावना, हमारे प्रतीक। जैसे होता है ना कि स्वास्तिक का चिन्ह, ओम का चिन्ह पवित्र चिन्ह माना जाता है, तुलसी में जल चढ़ाना ये पवित्र माना जाता है। तो ये सब हमारे सोशल नॉर्म्स हो जाएंगे, सामूहिक प्रतिनिधान हो जाएंगे। और इसको सिर्फ कोई एक व्यक्ति फॉलो नहीं करता, इसको पूरा ग्रुप, इसको पूरा सामूहिक रूप से इसको फॉलो किया जा सकता है। और समाज के अंतर्गत जो इसके सदस्य है इसको बहुत ही आदर के साथ इन सभी प्रतिनिधानों को देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय ध्वज है, उसको हम लोग को सम्मान देते हैं, तो ये एक सामूहिक प्रतिनिधान है। ठीक है, इससे हमें राष्ट्र की भावना जागृत होती है, हमारे राष्ट्रगान के प्रति एक राष्ट्रीय भावना जागृत होती है। ठीक है, तो ये सब सामूहिक प्रतिनिधान के अंतर्गत आएंगे। सामूहिक प्रतिनिधान कौन दिए हैं? तो इमानुएल दुर्खैम जी दिए हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, कौन दिए हैं? तो इमानुएल दुर्खैम जी दिए हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो इमानुएल दुर्खैम जी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान को समाजशास्त्र के प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? अगस्त कॉम्ट जी को। समाजशास्त्र में प्रकार का जो अवधारणा है वो 19वीं शताब्दी में अगस्त कॉम्ट तथा हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा किया गया था। उन्होंने मानव समाज तथा जैविकीय सावयव की जो कार्य प्रणाली है उसके आधार पर इसको देखा था, लेकिन फिर बाद में इसका वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है और इसका प्रयोग किनके द्वारा किया गया? तो इमानुएल दुर्खैम जी को किया गया। दुर्खैम जी ने ही सावयव सादृश्यता का सहारा लेते हुए इस अवधारणा का प्रयोग किया और फिर इनके अवधारणा को स्पेंसर महोदय फिर क्या करते हैं? एक अलग रूप से इसको यूज में करते हैं। नेक्स्ट है कि किसने लिखा है कि समाज स्वतः स्फूर्त है? तो किसने कहा है? तो इमानुएल दुर्खैम जी ने कहा है कि समाज क्या है? स्वतः स्फूर्त है। दुर्खैम जी सामाजिक तथ्य की विशेषता के लिए सुई जेनरी अर्थात स्वतः स्फूर्त शब्द का वे प्रयोग करते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जो सामाजिक तथ्य है अपने नितांत स्वतंत्र रूप में विद्यमान है। यह सामाजिक तथ्य समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि दुर्खिम जी ने जिस जनजाति का अध्ययन किया था, टोटमवाद की जो अपनी अवधारणा दी थी, वो कौन सा जनजाति था, ठीक है, तो वो ऑस्ट्रेलिया का अरुंटा जनजाति था। वहाँ पे जाकर वो सहभागी अवलोकन किए थे, ठीक है, उस जगह पर रहकर वे अवलोकन करके इसके संदर्भ में बात की थी। टोटमवाद को फिर धर्म का एक प्राचीन रूप वे मानते हैं। तो किसने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था, तो इमाइल दुर्खैम जी ने इसका अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इमाइल दुर्खैम जी ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो वे समाज की जो प्रकृति है इसको वैज्ञानिक आधार मानते हैं, ठीक है, जिसे दुर्खिम जी विकसित करना चाहते थे। वो नैतिक तथ्यों की मान्यता पर आधारित थी। उन्होंने लिखा जो नैतिक तथ्य है अन्य तथ्यों की तरह घटित होते हैं, वे क्रिया के नियमों से बने हैं जो विशेष गुणों के द्वारा पहचाने जाते हैं। उनका अवलोकन, वर्णन तथा वर्गीकरण किया जा सकता है और वह विशेष कानूनों के द्वारा समझाए जा सकते हैं। दुर्खिम जी के अनुसार जो नैतिक संहिता से सामाजिक परिस्थिति की व्युत्पत्ति हो सकती है, इसने समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान के समान बना दिया था और यह बृहत उद्देश्य समाजशास्त्र के एक वैज्ञानिक संकाय के रूप में स्थापित करने के ये बहुत ही ज़्यादा निकट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्खिम जी के अनुसार मानव अभिकरण किसके द्वारा निरुद्ध होता है। मानव अभिकरण, ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, तो सामाजिक संरचना के द्वारा होता है। दुर्खिम जी जो थे वो आधुनिक जो समाजशास्त्र थे उसके संस्थापक थे और उन्होंने समाज वैज्ञानिक शब्दावली में दुनिया में वे प्रथम आधिकारिक समाजशास्त्री भी उनको माना जाता है। नेक्स्ट है कि धर्म, विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है। यह मत किसके द्वारा दिया गया है, तो दुर्खिम जी के द्वारा दिया गया है। दमनकारी और प्रतिकारी कानून शब्द ये किसने प्रयोग किया है, तो ये जो शब्द है ये किनके द्वारा प्रयोग किया गया है, तो इमाइल दुर्खैम जी के। इमाइल दुर्खैम जी ने दो प्रकार के सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में बात की है, यांत्रिक तथा स्वाभाविक एकता के आधार पर इसको दो प्रकार के कानूनों की चर्चा की है। और वे दो प्रकार के कानून कौन से हैं, दमनकारी और प्रतिकारी कानून। दमनकारी कानूनों का जो उद्देश्य होता है वह सामूहिक चेतना अथवा इच्छा के विरुद्ध समझे जाने वाले कार्यों को रोकना है। दमनकारी दमन कर रहा है, ठीक है, तो ये कानून अपराधी द्वारा की गई क्षति की पूर्ति के लिए होते हैं। अभी तो इनका निर्माण तो समाज के नैतिक संतुलन बनाए रखने तथा अपराधी को पुनः अपराध करने से रोकने के लिए। मान लीजिए आपको जो समाज कोई भी अगर आपको पनिशमेंट दे रहा है तो आप क्या करते, एक बार पनिशमेंट मिल गया तो फिर आप डरिएगा ना कि हाँ हम कोई गलत काम क्यों करेंगे, नहीं तो फिर समाज हमको रोकेगा। मैंने पहले भी बताया है कि जो हम मनुष्य हैं हमारे ऊपर जो कंट्रोल होता है वो दो प्रकार से ही होता है, एक तो कानून के माध्यम से होता है और एक धर्म के माध्यम से होता है। हम कोई भी बुरा काम, कोई भी गलत काम करने से हम तभी डरते हैं जब हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा मैं ऐसा गलत करूँगी तो भगवान हमको सजा देंगे, अच्छा मैं ये गलत काम करूँगी तो कानून मुझको सजा देगा। तो इससे क्या हमारे ऊपर एक कंट्रोल रहता है ताकि हम कोई गलत काम को नहीं कर सके। इसी के संदर्भ में वे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमाइल दुर्खैम जी के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है, तो क्षतिपूरक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या की है, तो इमाइल दुर्खैम जी ने की है। आदर्श शून्यता तथा मानक शून्यता शब्द का प्रयोग वे 19वीं शताब्दी में फ्रांस के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री इमाइल दुर्खैम जी ने इसको प्रयोग किया था और सामाजिक सहभागिता के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालने के लिए किया था। उनके अनुसार ऐसी दशाएं जो मानव के विकास एवं सुख समृद्धि के लिए आवश्यक मानी जाती हैं, उनका अभाव ही आदर्श शून्यता तथा मानक शून्य की स्थिति को परिचायक माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य का व्यवहार है वो नियंत्रण नियमों के द्वारा ही होता है, ठीक है, हम लोग नियमों के माध्यम से, धर्म के माध्यम से ही हमारा होता है। तभी हम क्या करते हैं कि कोई भी गलत काम करने से हम 1000 बार उसको डरेंगे, ठीक है। इसलिए उन्होंने आदर्श शून्यता या मानस शून्यता को एनोमी का द्योतक माना है। किसका द्योतक माना है, एनोमी का द्योतक उसको माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य। ऐसा कोई समाज आप दिखाइए हमको कि जहाँ पे कुछ अपराध ना हो। कुछ ना कुछ अपराध तो होता ही है, तो जो नॉर्मल अपराध है वो हर एक सोसाइटी में पाया जाता है। ये किनके द्वारा बोला गया है, तो इमाइल दुर्खैम जी के द्वारा बोला गया है। अपनी किस पुस्तक में बताया था उन्होंने, तो रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में बताया था।
इसमें उन्होंने इसकी चर्चा की थी। और धर्म के अध्ययन के संदर्भ में समाजशास्त्री जो इसको पवित्र और साधारण अवधारणा दिए हैं वो कौन दिए हैं, तो इमानुएल दुर्कheim जी दिए हैं। अपने पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में उन्होंने धर्म की उत्पत्ति के सभी विद्यमान सिद्धांतों को निरस्त कर दिया और उन्होंने धर्म का जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। दुर्कheim जी के अनुसार प्रत्येक धर्म साधारण तथा लौकिक, लौकिक मतलब प्रोफेन, जो पवित्र मतलब सैक्रेड, ठीक है, इसके रूप में विभाजन किया। पवित्र वस्तुएं वे होती है जो विशेष तथा श्रेष्ठ के रूप में संरक्षण और पृथक रह जाती हैं। साधारण वस्तुएं निषिद्ध होती हैं, पवित्र से दूर रहती हैं। इमानुएल दुर्कheim जी के अनुसार धर्म के अध्ययन में निम्नलिखित में से किसी एक वर्गीकरण का प्रयोग किया गया तो पवित्र और लौकिक के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। धर्म के अध्ययन में पवित्र और अपवित्र की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, तो इमानुएल दुर्कheim जी के द्वारा दी गई है। फॉलो कर रहे हैं इमानुएल दुर्कheim जी का कितना सारा कथन, कितना सारा सिद्धांत है, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि आत्महत्या के व्यापक अध्ययन किन्होंने किया है, तो इमानुएल दुर्कheim जी ने किया है। अपनी किस पुस्तक में, द सुसाइड में। इसका भी आप लोग रचनाकाल बताइए तो कि द सुसाइड का रचनाकाल क्या है। ली सुसाइड जो कि फ्रेंच भाषा में उन्होंने लिखा था। इसमें उन्होंने सर्वप्रथम आत्महत्याओं का विशेष रूप से अध्ययन कर इसका प्रतिपादन किया था, ठीक है, और इसका मनोवैज्ञानिक आधार उन्होंने विश्व किया था। आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य माना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो इमानुएल दुर्कheim जी के द्वारा दिया गया है। दुर्कheim के मत के अनुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है किस रूप में, तो सामाजिक कारणों के द्वारा इसकी व्याख्या होती है। दुर्कheim जी के अनुसार निम्नांकित में से कौन आत्महत्या नहीं है, तो अहमवादी आत्महत्या के बात किए हुए, परार्थवादी आत्महत्या की बात करते हैं, विसंगति जन आत्महत्या की बात करते हैं, लेकिन जो स्वाभाविक आत्महत्या इसकी बात वे नहीं करते। दुर्कheim जी की जो पुस्तक थी द सुसाइड या ली सुसाइड, इसमें आत्महत्या की विवेचन उन्होंने आदर्श शून्यता, नैतिक मूल्यों में गिरावट, असंतोष, आवश्यकता और साधनों में असंतुलन, इस प्रकार से बात की थी। और वे समाज का नकारात्मक दबाव तथा सामाजिक विघटन का आधार इसको मानते हैं। और दुर्कheim जी ने 3 प्रकार की आत्महत्याओं की बात की थी, अहमवादी, परार्थवादी और विसंगति जन, जिसको कि प्रतिमानहीनता भी बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है कि आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है, ये कथन किसका है, तो इमानुएल दुर्कheim जी का कथन है। नेक्स्ट है कि किस विद्वान को पहला एकाडमिक समाजशास्त्री माना जाता है, तो इमानुएल दुर्कheim जी को पहला एकाडमिक समाजशास्त्री माना जाता है। वह आधुनिक विश्वविद्यालयों में एकाडमिक क्षण में विशेष जो समाजशास्त्र इसका वे अध्ययन किए थे और समाजशास्त्र का पहला एकाडमिक जर्नल एनी सोशियोलॉजी का संपादन भी वे किए थे। समाजशास्त्र में उनकी जो व्यवस्थित अध्ययन पद्धति इसका विशेष योगदान दिया जाता है और उनको एकाडमिक समाजशास्त्री भी माना जाता है। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, तो आज आप लोग इमानुएल दुर्कheim ही रहने दीजिए। कल के क्लास में हम लोग मैक्स वेबर से रिलेटेड देखेंगे, क्योंकि एक साथ उतना सारा थिंकर्स को मतलब जो थाउट्स है उसको याद रखना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको आप लोग रिवीजन करिए क्लास को, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मैक्स वेबर से संबंधित देखेंगे। तक मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।